नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन स्टडी अड्डा में स्वागत है। आज से हम पॉलिटी का एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। आज मतलब उसका पहला दिन है, तो आज चलिए देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट के विषय में। ठीक है, संघ सरकार, जिसका वर्णन हमारे संविधान के पार्ट 5 में है। ठीक है, भाग 5 में है और आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है। तो ये संघ सरकार होता है। संघ सरकार के हमारे कितने संघ सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, पहला आपका हो गया कार्यपालिका, दूसरा मतलब उसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का हेड होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो हमारी विधायिका होती है, विधायिका के भी 3 अंग होते हैं। इसमें पहला होता है आपका राष्ट्रपति, उसके बाद होते हैं उसके बाद होती है लोकसभा, उसके बाद होती है राज्यसभा। उसके बाद कार्यपालिका में कौन होता है? राष्ट्रपति, फिर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद फिर हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर। तो जो संघ सरकार है, संघ सरकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक मतलब उसका वर्णन है। और हमारे जो संघ सरकार जो है, यानी जो हमारी संघ सरकार है, उसके 3 रूप हो गए। एक विधायिका हो गई, एक कार्यपालिका हो गई, तीसरी न्यायपालिका हो गई। देखिए, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो हमारी विधायिका होती है, मतलब जो सदन होता है, सदन के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। और न्यायपालिका अपना जो सुप्रीम कोर्ट होती है। जो विधायिका होती है, विधायिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा होती है, लोकसभा हमारे मतलब वो निम्न सदन है, और फिर जो राज्यसभा है वो हमारे उच्च सदन होता है। और राज्यसभा स्थायी रहती है, और लोकसभा हर 5 वर्ष बाद विघटित होती रहती है। और लोकसभा में ही बहुमत का मतलब जो जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसकी गवर्नमेंट, यानी उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हम अगर बात करें विधायिका की, तो विधायिका का कार्य होता है नियम बनाना, ठीक है, या रूल बनाना। ठीक है, और जो भी रूल या जो भी नियम या जो भी लॉ बनता है, मतलब संविधान से जो भी बिल पास होता है, जो भी कानून बनता है, उस कानून को लागू कौन कराती है? लागू कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कार्यपालिका की। कार्यपालिका यानी प्राइम मिनिस्टर की, पूरे कैबिनेट मंत्री की होती है। ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक आपका अस्थायी कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं, एक अस्थायी होती है, अस्थायी कार्यपालिका, और उसके बाद एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी जो हमारी प्रशासन होता है, यह कार्यपालिका का क्या होता है? कार्यपालिका का एक अस्थायी रूप होता है। ठीक है, यानी जो भी कार्यपालिका है उसके ये अस्थायी रूप से होते हैं कार्य करने वाले। और उसके बाद फिर जो यह अस्थायी कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका में यानी जो यूनियन गवर्नमेंट हो गई, संघ सरकार होगा, जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है। ठीक है, क्योंकि उसमें लोकसभा में उसका बहुमत है तो उसकी सरकार है। फिर 5 वर्ष बाद फिर पुनः इलेक्शन होगा तो जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होगा उसकी सरकार बनेगी। यानी कहने का मतलब है कि जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो चेंज होते रहते हैं, यानी यूनियन गवर्नमेंट हर साल चेंज होते रहता है। लेकिन जो आपकी स्थायी कार्यपालिका है, जो प्रशासन है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कंटिन्यू कार्य करते हैं। हकीकत मतलब ज़मीनी स्तर पर जो होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट, वहीं जो भी नीतियाँ बनती हैं, जो भी रूल बनते हैं, जो भी रेगुलेशंस बनाए जाते हैं संसद द्वारा, जो भी कानून बनता है, उसको वहीं इम्प्लीमेंट कराते हैं। उसके बाद फिर उसको लागू करते हैं। सारा कार्यभार उन्हीं का होता है, ब्यूरोक्रेट का ही। उसके बाद जो विधायिका द्वारा जो बना कानून है, वो इसके द्वारा फिर जो मतलब पारित होता है यहाँ से, वही ये लोग लागू कर देते हैं। और लागू करने के बाद जो है आपका हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हमारी न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो भी विधायिका से जो कानून पास हुआ, ठीक है, और जिसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कराया, ठीक है, जिस चीज़ को उन्होंने लागू कराया, वो चीज़ संविधान के अनुकूल है या नहीं। अगर संविधान के अनुकूल है, ठीक है, तो फिर उसको वो सुचारू रूप से उसको चलने देती है। न्यायपालिका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन वो अगर संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के प्रतिकूल है, संविधान के मूल सिद्धांतों के अगर प्रतिकूल है, ठीक है, तो उस पर वो स्टे लगा सकती है, उसको न्यायिक पुनराविलोकन या न्यायिक समीक्षा के लिए रोक सकती है और उसके बाद डिसीजन देगी कि ये
अमुक कानून मतलब ये लागू होगा देश में, ये नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के क्या बोलते हैं, जो संविधान होता है और जो हमारा रूल होता है, यानी कि तो पूरे हो गए संघ सरकार के 3 पार्ट हो गए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि संघ सरकार मतलब जो भी हमारी विधायिका कानून बनाती है उस वो कानून मतलब क्या बोलते हैं, जनता के हित की सॉरी बात नहीं है, मतलब वो जो संविधान में मूल सिद्धांत दिए गए होते हैं उसके अनुकूल है या नहीं। कहने का मतलब है कि जो हमारा संविधान होता है और जो कानून होते हैं यानी जो रूल्स होते हैं, जो नियम बने होते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है। तो जो कानून होता है, कानून जो होता है जैसे मान लीजिए ये हो गया क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो गया 2010, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये सब जो सारे नियम होते हैं, ठीक है, ये जो सारे लॉ होते हैं, सारे कानून होते हैं ये, और जो संविधान हमारा हो गया यानी जो हमारा संविधान है, इन दोनों में मुख्य अंतर यही है कि ये जो होते हैं, जो संविधान का दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यानी जो भी नियम बनते हैं, जो भी एक्ट बनते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1968 हो गया, तो उसके बाद जो भी रूल रेगुलेशन है वो सब सारे रूल रेगुलेशन संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार ही बनते हैं, ठीक है। और संविधान का मतलब ये जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमारे क्या बोलते हैं, मतलब हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है, समानता, स्वतंत्रता, मतलब ये सब इस सारी चीज़ों की वो रक्षा करता है, सारी चीज़ों की देखभाल करता है। उसकी मूल जिम्मेदारी यही होती है कि जो मतलब संविधान में जो एक व्यक्ति का हित है, जो अधिकार है, उससे उसको वंचित नहीं किया सकता है, उसके लिए मतलब वो आवाज़ उठा सकता है, यानी उसको वो चीज़ मिलना चाहिए। लेकिन जो रूल बनता है, जो नियम बनते हैं, जो कानून बनता है, जो एक्ट बनता है, वो संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मूल सिद्धांत है उसके अनुरूप ही बनता है, यानी वो उससे इतर कुछ नहीं हो सकता है। जो मतलब संविधान में एक व्यक्ति को मूल अधिकार में जिस चीज़ का राइट दिया गया है, उस राइट को ध्यान में रखते हुए उसके जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो कुछ भी दिया फ्रेमवर्क में, जो भी दिया प्रस्तावना में दिया है, उसके अनुकूल ही मतलब जो भी कानून बनेगा वो कानून बनेगा और फिर उसको लागू किया जाएगा। तो हमने इस विषय में चर्चा किया कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विषय में, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। हाँ, ये जो संघ सरकार हो गए, संघ सरकार का वर्णन किसमें है, 52 से 151 तक। तो यहाँ पर हमने चर्चा किया राष्ट्रपति में क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर पीएम। तो राष्ट्रपति तो हमारा क्या होता है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है हमारे राष्ट्र का, ठीक है। जो भी कार्यपालिका द्वारा जो भी सारा कार्य किया जाता है वो मतलब इसी में निहित होता है, यानी होता तो है राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन करती कौन है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी जब वो और एक्टिंग उपराष्ट्रपति हो गए, यानी जब राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे तो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति अपना कार्य करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, समझते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विषय में। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके बाद फिर होते हैं स्टेट मिनिस्टर, और उसके बाद फिर होते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद फिर होते हैं स्टेट मिनिस्टर, और उसके बाद फिर होते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें और स्टेट मिनिस्टर की, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर उसी विभागों के होते हैं जिस विभाग का दायरा बड़ा होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी बड़े बड़े जैसे हमारा रक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, उसके बाद फिर रक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। तो इन सब सारे जो विभाग हैं बड़े बड़े, उनमें क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और उसको हेल्प करने के लिए यानी उसको मदद करने के लिए स्टेट मिनिस्टर होते हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में मतलब 1 या 2 भी स्टेट मिनिस्टर हो सकते हैं, ये उसके कार्यों पर या उसके दायरे पर डिपेंड करता है। और जो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार वाले मिनिस्टर होते हैं, यानी ये छोटे छोटे मंत्रालयों का काम देखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मंत्रालय बोले तो जैसे मान लीजिए जिसका दायरा सीमित है, यानी जो छोटे छोटे मंत्रालय हो गए, ये डायरेक्टली मतलब किसके, प्राइम मिनिस्टर के सबॉर्डिनेट काम करते हैं, ठीक है। जो भी मतलब सूचना देना होगा वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट देंगे। लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो जिस मंत्रालय का स्टेट मिनिस्टर होता है वो पहले अपने कैबिनेट मंत्री को सूचित करेगा, उसके बाद फिर वो फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर हो गया और स्टेट मिनिस्टर ये इसके अंडर में आते हैं। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। ये इनका क्या होता है, ये देखते हैं स्मॉल
मिनिस्ट्री को, और ये हो गया बिग मिनिस्ट्री वाले। ठीक है, बड़े मंत्रालयों को देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और ये देखते हैं स्टार्ट मतलब ये स्मॉल मिनिस्ट्री को देखते हैं। तो ये जो आपका मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिमंडल, ठीक, इसके अंदर में फिर क्या आ जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर, सॉरी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद फिर ये क्या हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके बाद फिर ये क्या हो गया, इसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। कहने का मतलब कि अलग अलग विभागों के जो भी मंत्रालय होंगे उससे मिलकर क्या बने कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके बाद जो सारे होंगे यानी जो स्टेट मिनिस्टर हो गए, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, फिर इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर हो गए, ये सारे को मिलाकर क्या बनेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा। इतना तक तो क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के विषय में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।